हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग अपना साइंस का और पर्यावरण का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आज से पेपर फर्स्ट के लिए भी ये हो जाएगा। और अभी तक बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पहले तो हम लोग उन सबको कंप्लीट करेंगे कि बीपीएससी ने अभी तक किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो सारे पहले अभी आज भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान और फिर जीव विज्ञान, तीनों को कंप्लीट करते हैं। और ये मैंने लिया है घटना चक्र से सारा, बीपीएससी की जो घटना चक्र आती है। तो पहले एक बीपीएससी के क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग उठाएंगे जो यूपीपीसीएस की घटना चक्र आती है साइंस के लिए, उसको, और फिर पर्यावरण को लेंगे। तो ये हमारा बीपीएससी का काउंट डाउन चल रहा है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीडीपीओ का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो हम लोग का पेपर है, इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो है ही। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे दे रहा है। तो इससे ये हो जाएगा कि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर पर्यावरण की भी पूरी घटना चक्र कर लेंगे। और मैंने इसको छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्मेट में बांटा हुआ है पूरी घटना चक्र को। भौतिक विज्ञान के अलग, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान सब अलग छोटे छोटे पोर्शन में बांटा है, कार्ड के जैसे बनाया है, जिससे कि बहुत मतलब कठिन भी ना लगे और थोड़ा इजी वे में हमारे सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने बीपीएससी ने साइंस में अभी तक कवर किए हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएं। थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे यूपीपीसीएस की घटना चक्र कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी को उठाएंगे। तो साइंस के एनसीईआरटी में जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे कर लेंगे। इतना इनफ है, चाहे यूपीपीसीएस का पेपर दो चाहे बीपीएससी का पेपर दो, सबके लिए ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतना ही साइंस से आना है। मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे और घटना चक्र कर लेंगे। ज़्यादा इधर उधर बहुत ढेर सारी किताबों को नहीं करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे और साइंस की कर लेंगे घटना चक्र जो भी आती है, और पर्यावरण की घटना चक्र कर लेंगे। एनसीईआरटी में जो है पर्यावरण का पोर्शन है और साइंस का पोर्शन है, उसको कर लेते हैं। और अपना जितनी घटना चक्र है बीपीएससी का, जितने क्वेश्चन पूछी है, उसके बाद में बीपीसीएस का घटना चक्र कर लेंगे। पर्यावरण और साइंस का इनफ है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इनफ हो जाएगा, साइंस का पोर्शन और पर्यावरण का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन हमारे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सोचा है कि जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन करवाए हैं सबको मैं बहुत आसान वे में कंप्लीट कर लूँ। अगला हमारा क्या है, कह रहा है एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ऑप्शन दिया है ए तरंग दैर्घ्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है ए तरंग दैर्घ्य की। आज सारा फिजिक्स में जितने क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने सारे कंप्लीट करवा दे रहे हैं। इवनिंग में जितने केमिस्ट्री में पूछा है वो सारे, और मॉर्निंग में करेंगे हम लोग जितने भी हमारे जीव विज्ञान में पूछे हैं। तो देख लेते हैं तरंग दैर्घ्य का मापन किस में किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति वाला देख लेते हैं। कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? ऑप्शन ए है हर्ट्ज में, बी मीटर बटे सेकेंड में, सी रेडियन में, डी वॉट में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है उत्तर ए हर्ट्ज में। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। देख लेते हैं एक्सप्रेशन। कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा एकदम मैंने लास्ट में ही रखा था। और
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर्ट्ज में क्या, ये तो 5 वाला हम लोगों ने कर लिया है। छठा देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वॉट। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? वॉट। मैंने कोशिश की है मैं क्वेश्चन आंसर को बहुत ही नॉर्मल तरीके से कंप्लीट करा दूँ, घटना चक्र पूरी कंप्लीट ही हो जाए। जो बीपीएससी में जितना अभी तक साइंस का पोर्शन आया है मैंने छोटे छोटे भागों में इसलिए क्वेश्चन को बांटा है। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कितना होता है? वॉट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है। ये बीपीएससी ने पूछा था प्री 2017 में। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं। आप जानते हैं कि राज्य के जितने भी पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए रिपीटेशन वाले क्वेश्चन करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, बी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, सी कह रहा है 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, डी कह रहा है 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हमारा बी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम में यह मान 3200 से 8600 होगा। तो हमारे क्वेश्चन आंसर है। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है हम लोग उतना ही पढ़ा जाएगा। ज़्यादा किताबें को ढेर बना के नहीं पढ़ना है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। घटना चक्र एनसीईआरटी, घटना चक्र एनसीईआरटी, इसके अलावा नथिंग। बहुत ज़्यादा किताबें जमा करने से होता नहीं है कुछ, इसलिए घटना चक्र एनसीईआरटी को अगर आप रट लोगे तो साइंस और पर्यावरण का मुझे नहीं लगता कोई पोर्शन या एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो बेसिक हमारा एनसीईआरटी हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र हो जाएगा, और जो भी टेस्ट सीरीज़ कोई भी आप ज्वाइन करते हो तो वो टेस्ट सीरीज हो जाएगी, बस इनफ। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना इनफ है साइंस और पर्यावरण के लिए। 8वां देखते हैं। कह रहा है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन ए कह रहा है 100 से 400 nm, बी कह रहा है 400 से 700 nm, सी कह रहा है 740 से 10,000 nm और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा है बीपीएससी ने 2011 में। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, 400 से 700 nm। सौर विकिरण में किस परास में दिखता है? 400 से 700 nm। अब ये एक्सप्रेशन इसका देख लेते हैं, उपयुक्त में दिया गया है तो देख लेना। ये फिलहाल आगे चलते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन हमारे दिए हैं हाइड्रोमीटर, बी कह रहा है हाइग्रोमीटर, सी कह रहा है पायरोमीटर, डी कह रहा है इलेक्ट्रोमीटर, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है बी हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दाब की इकाई क्या है? अब दाब को किसमें नापते हैं? ऑप्शन दिया ए न्यूटन/वर्ग मीटर, बी कह रहा है न्यूटन मीटर, सी कह रहा है न्यूटन, डी कह रहा है न्यूटन/मीटर, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर ए न्यूटन/वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन/वर्ग मीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद।
इसका भी क्वेश्चन नंबर 10 का एक एक्सप्लेनेशन देख लो। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब कि जो कोई तल रहेगा उसका जो इकाई क्षेत्रफल रहेगा उस पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिसमें दिशा के साथ परिमाण की जरूरत नहीं होती है, केवल दिशा होती है। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन/मीटर स्क्वायर होता है। इसको क्या करते हैं? पास्कल भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? दाब का मात्रक है ऑप्शन ए kg/वर्ग सेंटीमीटर, बी kg/सेंटीमीटर, सी kg/मिलीमीटर, डी kg/घन सेंटीमीटर। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या में मतलब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं होता है? ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृति, डी दाब। तो किसका मात्रक नहीं होता है? हमें देख लेता है सी विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। 13 नंबर के बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा सही कथन चुनना है। ए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, डी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही कथन क्या हो जाएगा इसमें? बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। 14 नंबर के बाद हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? ए प्रोटॉन कहलाता है, बी न्यूट्रॉन कहलाता है, सी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, डी न्यूक्लियस कहलाता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है डी न्यूक्लियस। तो परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक ठोस के सीधे गैस में बदल जाने को क्या कहते हैं? तो हमारा ए है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बी संघनन कहते हैं, सी बाष्पन कहते हैं, डी उबलना कहते हैं। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर ए सही है, ऊर्ध्वपातन। जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाता है, ये उल्टा रिवर्स भी होता है इसमें। 17 क्या कह रहा है? कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? ए आवेशित कण है, बी अनावेशित कण है, सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ए आवेशित कण है। तो कॉस्मिक किरणें कैसे हैं? आवेशित कण हैं। 17 के बाद में 18 क्या है? 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ए कह रहा है ग्लोबल के लिए, बी कह रहा है गवर्नमेंट के लिए, सी कह रहा है जनरेशन के लिए, डी कह रहा है गूगल के लिए। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? सी जनरेशन के लिए 2G स्पेक्ट्रम में। अब 19 रडार का आविष्कार कौन था? रडार को किसने बनाया था? ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुश वॉल, डी ऑस्टिन। तो आंसर हमारा ए है रॉबर्ट वाटसन। 19 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। 4 छूट गया था तो इसको बीच में मैंने डाला था, तो इसको देख लेते हैं एक बार। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं। ए सोडियम सिलिकेट, बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सी जर्मेनियम ऑक्साइड, डी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर है बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बचा है। गॉड पार्टिकल है, क्या है? ए न्यूट्रिनो है, बी हिग्स बोसान है, सी मेसॉन है, डी पॉजिट्रॉन है। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर है बी हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसान। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेना, जरूरी लगे तो। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल कौन सा बोला जाता है? ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसान, सी मेसान, डी पॉजिट्रॉन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर बी हिग्स बोसान।
आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन देख लेना। आगे चलते हैं, 21 नंबर में क्या है, कह रहा है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सीवी रमन सर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ए कह रहा है सन 1928 में, बी सन 1930 में, सी सन 1932 में, डी सन 1950 में। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर बी सन 1930 में। और ये देख लेना, एक्सप्रेशन जरूरी है। तो आगे चलते हैं, कह रहा है 22 नंबर, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये पूछा है बीपीएससी ने 2002 में। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी जेम्स वॉट, सी हम्फ्री डेवी, डी कह रहा है गैलीलियो ने। तो हमारा सही आंसर है डी गैलीलियो ने। तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है हमारा, ए राइट ब्रदर्स, बी जेम्स वॉट, सी हम्फ्री डेवी, डी वॉन ब्राउन। तो हमारा सही आंसर है ए राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ये बीपीएससी ने पूछा है प्री 2002 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ए कह रहा है 1/10 मिलीमीटर, बी कह रहा है 1/100 मिलीमीटर, सी कह रहा है 1/1000 मिलीमीटर, डी कह रहा है 1/10,000 मिलीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/1000 मिलीमीटर। तो 24 के बाद में 25 चलते हैं। 25 क्या कह रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो कितना है? ए 104 फ़ारेनहाइट, बी 100 फ़ारेनहाइट, सी 102 फ़ारेनहाइट, डी 75 फ़ारेनहाइट, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है ए 104 फ़ारेनहाइट। अगर आपको डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलना नहीं आता है मान को तो बताइएगा, तो फिर इसको पहले बदलना सिखाएंगे कैसे चेंज करते हैं। वैसे एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? ऑप्शन कह रहा है ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी कह रहा है पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी कह रहा है रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, डी कह रहा है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो हमारा सही आंसर है डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 27 नंबर क्या कह रहा है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या है, किस पे निर्भर करता है? ए कह रहा है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी कह रहा है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी कह रहा है समय के ऊपर निर्भर करती है, डी कह रहा है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो हमारा सही आंसर है बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 27 के बाद देख लो एक्सप्रेशन क्या है इसका, कह रहा है सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। टी बराबर 2π√L/G, यहाँ पाई और जी नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है। अभी एनसीईआरटी सारी क्लियर करेंगे ना, साइंस की पढ़ाएंगे तो फिर उसमें अच्छे से समझा देंगे, सारे क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल भी करा देंगे, तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है। जितने भी फिजिक्स के आए हैं क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में, वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है, बल गुणनफल है किसका? ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो हमारा सही आंसर है उत्तर बी द्रव्यमान और त्वरण का। तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कह रहा है संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह u वेग से गति करते हुए
t सेकेंड बाद v वेग प्राप्त करती है तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन टी। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है अभी इसका, ये न्यूमेरिकल में ही काम आएगा, तो इसको ज़्यादा दिमाग अभी इसमें नहीं लगाना है। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो साइंस के भी हो जाएंगे, तब पता चलेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 29 कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, बी कह रहा है ए बराबर यू प्लस वी टी, सी कह रहा है ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी, डी कह रहा है ए बराबर बी प्लस यू अपॉन टू। तो हमारा सही आंसर है ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब पता करना सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो कह रहा है ऑप्शन ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो हमारा सही आंसर है डी आयतन। क्या कह रहा है, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती हैं। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। 30 के बाद चलते हैं 31 में, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। उत्तर हमारा सी है द्रव्यमान। तो हमें पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या मिलता है, द्रव्यमान पता चलता है। ये बीपीएससी ने पूछा है प्री 2002 में। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का वेग b, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, mv होगा। संवेग और वेग का अनुपात mv अपॉन v इक्वल टू m हो जाएगा। अगला कौन है 32 नंबर, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर या सेंटीमीटर होते हैं। तो ए कह रहा है 100 मीटर, बी कह रहा है 1000 सेंटीमीटर, सी कह रहा है 1000 मीटर, डी कह रहा है 100 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर है सी 1000 मीटर। 32 के बाद में क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। कह रहा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है ए 10 की पावर माइनस 6 ग्राम के, बी 10 की पावर माइनस 9 ग्राम के, सी 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के, डी 10 की पावर माइनस 15 ग्राम के। तो हमारा सही आंसर है उत्तर नंबर सी 10 की घात माइनस 12 ग्राम के। 33 के बाद चलते हैं 34 में क्या है। कह रहा है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या है। ए कह रहा लिफ्ट के 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। बी कह रहा लिफ्ट के 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। सी कह रहा है लिफ्ट के 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। डी कह रहा है लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तुम्हारा सही आंसर इसके आंसर नंबर बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर बटे सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य नहीं होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 34 के बाद 35 पे। 35 क्या कह रहा है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग कैसी होती है। ए तिरछी, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी ध्रुवीकृत। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है बी अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जरूरी लग रहा है। ध्वनि तरंगें आंतरिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस या वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अब ये अनुदैर्ध्य और जो इसमें मतलब इसके टाइप हैं, ये जो किरणों के सारे टाइप हैं, ये एनसीईआरटी पढ़ाते समय क्लियर कर देंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ए कह रहा है एम्पियर, बी कह रहा है वोल्ट, सी कूलाम, डी वॉट।
और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी ने पूछा है 2019 में। तो हमारा सही आंसर है डी, वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन हमारे दिए हैं, ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा, डी मैग्नेटिक ऊर्जा। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, मैकेनिकल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है हमारा? 100 वाट का बिजली का बल्ब ये 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? न्यूमेरिकल है। तो वैसे इसका ए ऑप्शन है 0.1 इकाई, बी 1 इकाई, सी 10 इकाई, डी 100 इकाई। तो हमारा यदि 100 वाट बल्ब का 10 घंटे जले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। तो इसको निकालने न्यूमेरिकल है, वैसे ना समझ अभी तो शायद कुछ लोगों को आ जाए, कुछ लोगों को ना भी हो सकता, ना पता हो। तो न्यूमेरिकल भी इसके जब कराएंगे साइंस के सारे फिजिक्स के तब एक साथ कराते हैं इसको भी। 39 क्या है हमारा? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है कौन सा? ए जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर है सी अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डायनेमो, मतलब पूछ रहा है डायनेमो क्या है। ए कह रहा है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी कह रहा है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हमारा सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कह रहा है डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 40 के बाद में क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमारा? विद्युत मोटर में क्या होता है पूछ रहा है। ए कह रहा है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बी कह रहा है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, सी कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, डी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पूछा था बीपीएससी ने प्री 2018 में। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा कैसे नापते हैं? ए कह रहा है वोल्ट मीटर से, बी कह रहा है एमीटर से, सी कह रहा है वोल्टामीटर से, डी कह रहा है पोटेंशियोमीटर से, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी प्री में पूछा गया था 2018 में। तो इसका आंसर सही आंसर है बी, एमीटर। तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। कह रहा है एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। 42 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन दिया है हमारा ए वोल्ट मीटर से, बी एमीटर से, सी वोल्टामीटर से, डी पोटेंशियोमीटर से, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है बी, एमीटर से। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी कह रहा है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है,
सी कह रहा है पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। डी कह रहा है रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर है ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 44 के बाद में 45 हमारा क्या है, कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ए कह रहा है 2000 सेंटीमीटर, बी कह रहा है 100 सेंटीमीटर, सी कह रहा है 50 सेंटीमीटर, डी कह रहा है 2 सेंटीमीटर। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है। इसको करेंगे जब न्यूमेरिकल सारे इकट्ठे करेंगे फिजिक्स के। आगे चलते हैं। आंसर इसका बाद सी है 50 सेंटीमीटर। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, वैसे इसके एक्सप्रेशन में देख लेना, क्वेश्चन नंबर 45 के सवाल को समझाया गया है, लेकिन अभी सब न्यूमेरिकल करेंगे ना। फिजिक्स के मतलब 10th क्लास तक का हम लोग को साइंस और पर्यावरण जो भी है कंप्लीट ही कर डालना है हर हाल में। 46 कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन दिया है ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी आकाश में। तो आंसर नंबर सी हमारा सही है, उत्तर में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, उत्तर में। इसे एक्सप्लेनेशन देख लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ए कह रहा है तांबे के तार को गर्म करके, बी कह रहा है तंतु को गर्म करके, सी कह रहा है परमाणु को उत्तेजित करके, डी कह रहा है अणुओं को दोलित करके। तो हमारा सही आंसर है उत्तर बी, तंतु को गर्म करके। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जरूरी है। कह रहा है श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये परावैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। 47 के बाद में 48 आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। मतलब ऐसे आइंस्टीन ने क्या किया था जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऑप्शन देख लेते। ए कह रहा है आपेक्षिकता, बी कह रहा है बोस आइंस्टीन संघनन, सी कह रहा है संहत एवं ऊर्जा की तुल्यता, डी कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये 2018 में बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद में 49 कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ए कह रहा है यूरेनियम, बी कह रहा है लोहा, सी कह रहा है तांबा, डी कह रहा है एल्यूमिनियम। तो हमारा सही आंसर है ए यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। 50 नंबर क्या कह रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है। ए पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कह रहा है एक्सप्रेशन में इसके संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। 50 के बाद में हमारा अगला है 51। कह रहा है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते। ए कह रहा है टिन का बना होता है, बी कह रहा है शीशा का बना होता है, सी कह रहा है निकेल का बना होता है, डी कह रहा है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है। तो हमारा आंसर नंबर डी सही है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा शीशा टिन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपतन शॉर्ट सर्किटिंग, अतिभारण ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि के कारण। नंबर 52 है हमारा अतिचालक का लक्षण क्या है।
तो ऑप्शन दिया हमारा ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, डी अनंत पारगम्यता। तो हमारा सही आंसर है सी शून्य पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। इसका मैंने एक्सप्रेशन इसमें कलेक्ट करके रखा है, आपको अगर सही लगे तो आप लोग देख लेना। 53 में क्या है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी कह रहा है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सी कह रहा है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, डी कह रहा है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 53 के बाद में 54 क्या है हमारा, कह रहा है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हो? ए आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हो, बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हो, सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हो, डी आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हो। 55 क्या कह रहा है हमारा, 55 नंबर है दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते कौन कौन सा है। ए कह रहा है आयाम, बी कह रहा है तरंग दैर्घ्य, सी कह रहा है आवृत्ति, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है बी तरंग दैर्घ्य। तो दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। आगे चलते हैं। 56 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं। ए कह रहा है अवतल लेंस से, बी उत्तल लेंस से, सी साधारण, डी ए और बी दोनों। तो हमारा सही आंसर है बी उत्तल लेंस। तो पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस से बनते हैं। चूँकि हमारी रिवीजन सीरीज है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन को नहीं, टाइम नहीं ख़राब करेंगे। बीपीएससी का एग्ज़ाम आ गया है इसलिए क्वेश्चन का रिवीजन ही कर रहे हैं। 57 क्या कह रहा है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ए कह रहा है 10 किलोमीटर बटे सेकेंड, बी कह रहा है 330 मीटर बटे सेकेंड, सी कह रहा है 10 मील बटे मिनट, डी कह रहा है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर बटे सेकेंड। तो हमारा सही आंसर है बी 330 मीटर बटे सेकेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? ए कह रहा है तरंग के समान, बी कह रहा है कण के समान, सी कह रहा है तरंग एवं कण दोनों के समान, डी कह रहा है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो हमारा आंसर नंबर सी है, तरंग एवं कण दोनों के समान। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। 58 के बाद में 59, आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि ए बराबर सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, डी वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो हमारा उत्तर नंबर बी है, लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। आगे चलते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है,
पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? ए 100 सेंटीग्रेड सी पर, बी 4 सेंटीग्रेड सी पर, सी 0 सेंटीग्रेड सी पर, डी -4 सेंटीग्रेड सी पे। तो हमारा पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है? 4 सेंटीग्रेड सी पे। तो 60 के बाद में 61 क्या है? 50 सेंटीग्रेड सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन दिया गया है ए 104 फ़ारेनहाइट, बी 122 फ़ारेनहाइट, सी 100 फ़ारेनहाइट, डी 75 फ़ारेनहाइट। तो हमारा सही आंसर है बी 122 फ़ारेनहाइट। तो ये कैसे निकालते हैं? अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताना, मैं निकालना सिखा दूंगी। अगर आता है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 62 कह रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण क्या है? यानी वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ऑप्शन देख लेते। ए कह रहा है द्रव के घनत्व के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी वायुमंडलीय दाब के कारण, डी गुरुत्व के कारण। तो हमारा सही आंसर है बी पृष्ठ तनाव के कारण। 62 के बाद में 63 क्या है? कह रहा है महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? ए कह रहा है भूकंप से आती हैं, बी कह रहा है सूर्य से आती हैं, सी कह रहा है तारों से आती हैं, डी कह रहा है चंद्रमा से आती हैं। तो हमारा सही आंसर है डी चंद्रमा से आती हैं। 63 के बाद में 64 क्या कह रहा है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। ये यूपीएससी पूरी में पूछा गया है 2004 में। तो इसका सही आंसर है बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 65 क्या है? कह रहा है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा किससे मिलती है? ए कह रहा है चंद्रमा से मिलती है, बी कह रहा है समुद्र से मिलती है, सी कह रहा है सूर्य से मिलती है, डी कह रहा है हवा से मिलती है। तो सौर ऊर्जा में कहाँ से मिलती है? ऑप्शन नंबर सी सूर्य से मिलती है। आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन देख लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है 66। कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सही आंसर है हमारा बी नाभिकीय संलयन द्वारा। 67 क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ऑप्शन हमारे ए 10 जुलाई 1992 को, बी 19 अप्रैल 1975 को, सी 1 नवंबर 1966 को, डी 2 दिसंबर 1975 को। तो हमारा सही आंसर है बी 19 अप्रैल 1975 को। 67 के बाद में 68 है। कह रहा है वर्ष दीर्घतम होता है। कब होता है? ए प्लूटो पर, बी गुरु पर, सी नेपच्यून पर, डी पृथ्वी पर। तो कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? ए प्लूटो पर। 69 क्या है? कह रहा है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय क्या है? ए 4.2 सेकेंड, बी 4.8 सेकेंड, सी 8.5 मिनट, डी 3.6 मिनट घंटे। तो हमारा आंसर नंबर सी है 8.5 मिनट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में? ये पूछ रहा है। ए 5 मिनट में, बी 6 मिनट में, सी 8 मिनट में, डी 10 मिनट में। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हमारा ई सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग को भी रिवीजन सीरीज है
और एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए साइंस का और पर्यावरण का जल्द से जल्दी रिवीजन करना है। अगला क्या है 71, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो आंसर नंबर सी हमारा है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो 72 क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ए कह रहा है बेसिक, बी कह रहा है सी लैंग्वेज, सी कह रहा है फास्ट, डी कह रहा है फोर्ट्रेन। तो सी जो फास्ट है वो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। 72 के बाद में 73 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ए कह रहा है लौह, बी कह रहा है मॉलिब्डेनम, सी कह रहा है चांदी, डी कह रहा है टंगस्टन। तो हमारा सही आंसर है डी टंगस्टन। आगे 74 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। तो हमारा सही आंसर है बी जर्मेनियम। आगे चलते हैं 74 के बाद में 75 क्या कह रहा है? परमाणु नाभिक के अवयव है, मतलब परमाणु नाभिक में क्या होता है? ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बी कह रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सी कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, डी कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सही आंसर है हमारा सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं 76 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है? ए कह रहा है सौर ऊर्जा, बी कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा, सी कह रहा है परमाणु ऊर्जा, डी कह रहा है भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो हमारा सही आंसर है ए सौर ऊर्जा। आगे चलते हैं 77 क्या है? कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो किस पे आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी ए तथा बी दोनों पर, डी उपरोक्त किसी पर भी नहीं। तो बी कह रहा है नाभिकीय विखंडन पर। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। 78 क्या कह रहा है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी रेडॉन। तो सही आंसर है डी रेडॉन। 79 क्या कह रहा है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ए कह रहा है वॉट, 2 कह रहा है वोल्टेज, 3 कह रहा है लोहा, 4 कह रहा है एम्पियर। तो सही आंसर हमारा ए है केवल एक यानी वॉट पर। 79 के बाद में 80 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन है? तांबा। ऑप्शन ए है, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। तो सबसे भारी धातु कौन सी हो गई? बी यूरेनियम। अब 81 नंबर में क्या कह रहा है? इनसेट 2A कब छोड़ा गया? ए 4 फरवरी 1975 को, बी 18 मई 1974 को, सी 10 जुलाई 1992 को, डी 19 अप्रैल 1975 को। तो हमारा सही आंसर है सी 10 जुलाई 1992 को। ये हमारे क्वेश्चन हो गए सारे जो अभी तक फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में बीपीएससी ने पूछे हैं। तो बहुत टाइम तो देना नहीं है, मैंने छोटा सा ही लेक्चर बनाया है। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप एक पढ़ लोगे तो बीपीएससी ने आज तक जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं आप सारे कंप्लीट कर लोगे। तो अब इसके बाद में केमिस्ट्री के बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा टाइम देके रिवीजन सीरीज़ है ये, इसमें इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं कोई सी चीज़ का, और फटाफट इसको कर लीजिए जिससे कि कम से कम फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो अभी तक बीपीएससी ने पूछे एक बार रिवीजन हो जाएं। तो ये हमारा रिवीजन मोड है। तो सारे क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के करा दिए हैं, अब इसके बाद केमिस्ट्री के कराते हैं और फिर उसके बाद में बायोलॉजी के भी हो जाएंगे। तो इसका साइंस कंप्लीट हो जाएगा जो बीपीएससी ने अभी तक पूछा है।